कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो सड़क के बीचों बीच अपनी जान देने के इरादे से रोड पर लेटी हुई होती है। कुछ ही देर में उस सड़क पर एक गाड़ी आती है। जैसे ही लड़की उस गाड़ी को अपनी तरफ आते हुए देखती है, वह दर्दनाक मौत के डर से अपना इरादा बदल लेती है और तुरंत सड़क से उठकर किनारे चली जाती है। लेकिन गाड़ी चलाने वाला इंसान उसकी मदद के लिए नहीं रुकता और उसे पूरी तरह नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है, जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। इस लड़की का नाम लीसा है और उसकी जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी है। दरअसल आज लीसा की बेटी का जन्मदिन है, लेकिन उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ दूर आगे जाने के बाद वही गाड़ी वाला इंसान अपनी गलती महसूस करता है और अपनी गाड़ी रिवर्स करके वापस लीसा के पास आता है। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी, जिसका नाम एडमम होता है, लीसा से पूछता है कि क्या वह ठीक है। लीसा जवाब देती है कि वह ठीक है और उसे कुछ नहीं हुआ। इसके बाद एडमम लीसा को बताता है कि यह इलाका काफी सुनसान है और शहर यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए अगर वह चाहे तो वह उसे शहर तक लिफ्ट दे सकता है। लीसा उसकी बात मान लेती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में एडमम लीसा से पूछता है कि वह इस सुनसान जगह पर अकेले क्या कर रही थी। तब लीसा उसे बताती है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और इसी वजह से उसे उसकी बहुत याद आ रही है। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही और अब वह बिल्कुल अकेली है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं बचा जिसे वह अपना कह सके। लीसा की बात सुनकर एडमम कहता है, तो इसीलिए तुम सड़क के बीचों बीच मरने के लिए लेटी हुई थी। इस पर लीसा जवाब देती है कि वह मरना नहीं चाहती, वह बस किसी तरह एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती है। तभी लीसा कार का रेडियो ऑन कर देती है। रेडियो पर एक न्यूज चल रही होती है जिसमें रिपोर्टर बताता है कि जंगल में एक सीरियल किलर घूम रहा है और आज सुबह उसने 2 और लड़कियों की हत्या कर दी है। पुलिस के पास किलर की कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन उन्हें यह जानकारी मिली है कि वह कातिल गोरे रंग का आदमी है, जिसके पास ब्राउन कलर की गाड़ी है और उसके दाहिने हाथ पर एक क्रॉस का निशान बना हुआ है। यह खबर सुनते ही लीसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि रेडियो पर बताया गया हुलिया पूरी तरह एडमम से मेल खा रहा होता है। जब लीसा उसकी कलाई पर बने क्रॉस के निशान को देखती है तो वह बुरी तरह डर जाती है। इससे पहले कि लीसा खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाती, तभी एडमम अचानक जोर से कार का ब्रेक लगा देता है। तेज झटके की वजह से लीसा का सिर डैशबोर्ड से टकरा जाता है और वह बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जब लीसा को होश आता है तो वह खुद को एक अजीब से बंकर में कैद पाती है, जो चारों तरफ से मोटी लोहे की दीवारों से बना होता है। खुद को इस बंद जगह में देखकर लीसा घबरा जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने कोई नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि लीसा को एक अजीब किस्म का सूट पहनाया गया है और उसके हाथ में एक घड़ी भी बंधी हुई है। लीसा उस घड़ी को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह घड़ी इतनी मजबूत होती है कि वह किसी भी हालत में उसके हाथ से नहीं निकलती। आखिरकार जब लीसा को यह एहसास हो जाता है कि इस जगह से निकलना नामुमकिन है, तो वह थक कर एक कोने में बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी अचानक उस चेंबर का दरवाजा खुल जाता है। लीसा देखती है कि दरवाजे के दूसरी तरफ एक लंबी सुरंग है, जिसके आखिरी छोर से रोशनी दिखाई दे रही होती है। लीसा समझ जाती है कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है तो उसे इसी सुरंग से होकर जाना होगा। ये देखकर वह खुश हो जाती है कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। लेकिन जैसे ही लीसा सुरंग के अंदर कदम रखती है, वैसे ही उसके पीछे चेंबर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। यह देखकर लीसा की सांसें थम जाती हैं और उसे एहसास होता है कि वह अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक जगह में फंस चुकी है। तभी अचानक लीसा के हाथ में बंधे ब्रेसलेट से तेज अलार्म बजने लगता है और उसमें 11 मिनट का टाइमर एक्टिव हो जाता है। यह देखते ही लीसा समझ जाती है कि अगर वह 11 मिनट के अंदर यहाँ से बाहर नहीं निकली तो हमेशा के लिए इसी जगह फंस जाएगी। इसी डर के साथ लीसा अपने हाथों और पैरों के बल तेजी से रेंगते हुए सामने दिखाई दे रही रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वह रोशनी के करीब पहुंचती है, वैसे वैसे सुरंग के आगे लगा दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगता है। यह देखकर लीसा अपनी पूरी ताकत लगाकर और तेज रेंगने लगती है, लेकिन जब वह दरवाजे तक पहुंचती है तब तक वह दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका होता है। लीसा को कुछ समझ नहीं आता कि अब वह यहाँ से कैसे निकले। घबराकर वह जोर जोर से रोने और चीखने लगती है। तभी उसकी नजर दरवाजे के साइड से गुजर रही एक दूसरी सुरंग पर पड़ती है, लेकिन वह रास्ता इतना तंग होता है कि वहां से निकलना बेहद मुश्किल लगता है। लीसा के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वह हिम्मत जुटाकर किसी तरह उस संकरी सुरंग के अंदर घुस जाती है। काफी मशक्कत के बाद वह उस रास्ते को पार कर लेती है और आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां प्लेटफॉर्म की तरह 2 रास्ते बने होते हैं। एक ऊपर की तरफ जा रहा होता है
और दूसरा नीचे की तरफ। लीसा बिना ज्यादा सोचे ऊपर वाले रास्ते को चुनती है और घुटनों के बल आगे बढ़ने लगती है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर पहुंचते ही नीचे का फ्लोर अचानक ऊपर की तरफ उठने लगता है। अगर लीसा वक्त रहते वहां से नहीं निकलती तो वह नीचे और ऊपर के बीच दबकर मारी जा सकती थी। डर के मारे लीसा पूरी ताकत से आगे बढ़ती है। वह लगभग बीच में पिसने ही वाली होती है कि तभी सुरंग के आखिरी छोर तक उसका हाथ पहुंच जाता है और ठीक उसी पल रास्ता पूरी तरह बंद होने से पहले वह किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। खुद को कुचलने से बचाकर लीसा राहत की सांस लेती है, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि आगे उसके लिए और भी ज्यादा खतरनाक चीजें इंतजार कर रही हैं। तभी उसकी घड़ी में फिर से अलार्म बजता है जो यह बताता है कि उसका आधा समय खत्म हो चुका है और अब उसके पास सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं। ये सुनते ही लीसा फिर से आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूर जाने पर उसे रास्ते में एक इंसान लेटा हुआ दिखाई देता है। जब लीसा उसके पास पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि वह कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक बुरी तरह जली हुई लाश है। उस डेड बॉडी के हाथ में भी बिल्कुल वैसी ही घड़ी बंधी होती है जैसी लीसा के हाथ में है। यह देखकर लीसा समझ जाती है कि यह इंसान भी उसी की तरह इस सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हो सका और यहीं मारा गया। इसका मतलब यहाँ से निकलना नामुमकिन है। उस जली हुई लाश को देखकर लीसा की बची खुची उम्मीद भी टूट जाती है। फिर भी वह किसी तरह खुद को संभालती है, उस लाश को साइड में करती है और आगे बढ़ने लगती है। जब वह अपनी घड़ी देखती है तो उसमें सिर्फ 2 मिनट का टाइम बचा होता है। डर के मारे वह और तेज रेंगने लगती है। तभी अचानक मजबूत लोहे की सलाखें उसके सामने आकर रास्ता रोक लेती हैं। साथ ही सुरंग की दीवारों से कई हीटिंग पाइप बाहर निकल आते हैं और चारों तरफ तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। ये देखकर लीसा पूरी तरह घबरा जाती है। उसे लगता है कि कुछ ही सेकंड में वह भी उसी जली हुई लाश की तरह मर जाएगी। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी लीसा को अपने पीछे दीवार का एक छोटा सा हिस्सा खुलता हुआ दिखाई देता है। बिना एक पल गंवाए वह पीछे की तरफ रेंगती हुई उस सेक्शन के अंदर घुस जाती है। अगले ही पल एक कांच का दरवाजा बंद हो जाता है और वह पूरी तरह से उस सेक्शन में कैद हो जाती है। जैसे ही लीसा की घड़ी में टाइमर 0 पर पहुंचता है वैसे ही हीटिंग पाइप से आग फव्वारे की तरह निकलने लगती है और पूरी सुरंग आग की लपटों में डूब जाती है। जिस सेक्शन में लीसा छुपी होती है वह पूरी तरह सुरक्षित होता है। इसी वजह से लीसा की जान बच जाती है। कुछ देर बाद हीटिंग पाइप्स वापस दीवार के अंदर चले जाते हैं और लीसा जिस सेक्शन में बंद होती है उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है। लेकिन जो कुछ उसने अभी अपनी आंखों के सामने देखा था उसके बाद लीसा उस सेक्शन से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वह वहीं रुक जाना चाहती है, मगर तभी उस सेक्शन की दीवार धीरे धीरे उसे बाहर की तरफ धकेल देती है और कुछ ही सेकंड में वह दीवार फिर से पहले की तरह सुरंग से जुड़ जाती है। जैसे ही लीसा बाहर निकलती है उसी पल उसकी घड़ी में फिर से 11 मिनट का टाइमर एक्टिव हो जाता है। वह अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ती है कि सुरंग का ऊपरी हिस्सा नीचे की तरफ खिसकने लगता है और आकर उसके बिल्कुल पास चिपक जाता है। अब बस इतना सा गैप बचता है कि लीसा रेंगते हुए आगे बढ़ सके। ये देखकर लीसा पूरी तरह टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। जब वह अपनी घड़ी की तरफ देखती है तो उसे एहसास होता है कि टाइम फिर से खत्म होने वाला है। इसका मतलब था कि ठीक 11 मिनट बाद इस सुरंग में फिर से आग का सैलाब आएगा और इस बार वह जिंदा नहीं बचेगी। लीसा सोचती है कि इतनी दर्दनाक मौत मरने से अच्छा है कि क्यों ना एक आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर यहाँ से निकलने की कोशिश की जाए। इसी सोच के साथ वह हिम्मत जुटाती है और पीठ के बल अपने हाथों के सहारे धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है। कुछ दूरी तक ऐसे ही रेंगने के बाद अचानक सुरंग खत्म हो जाती है और उसके सामने पानी से भरा एक बड़ा सा टैंक आ जाता है। लीसा बुरी तरह थक चुकी होती है और प्यास से उसका गला सूख चुका होता है। वह वहीं लेटे लेटे अपने हाथों से पानी पीकर किसी तरह अपनी प्यास बुझा लेती है। जब वह घड़ी देखती है तो अब सिर्फ 8 मिनट बाकी होते हैं। पानी के अलावा उसे कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए एक गहरी सांस लेकर वह मजबूरी में पानी के अंदर उतर जाती है। पानी में उतरते ही उसे एहसास होता है कि टैंक काफी बड़ा है। उसे समझ नहीं आता कि बाहर निकलने का रास्ता किस तरफ होगा। वह पानी के अंदर इधर उधर हाथ पैर मारते हुए रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं भी कोई रास्ता नहीं मिलता। जिस तरफ से वह टैंक में उतरी थी वह रास्ता भी बंद हो चुका होता है। अब उसकी सांस टूटने लगती है और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तभी अचानक टैंक के ऊपर की तरफ एक दरवाजा खुल जाता है। लीसा आखिरी ताकत लगाकर उस दरवाजे की तरफ तैरती है और किसी तरह ऊपर निकल आती है। बाहर आते ही वह जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है। थोड़ा संभलने के बाद वह आगे बढ़ने
की कोशिश करती है, लेकिन अब उसका शरीर जवाब देने लगा होता है। बहुत ज्यादा थकान की वजह से कुछ ही देर में उसकी आंखें वहीं बंद होने लगती हैं। तभी अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज गूंजती है। कोई और भी वहां मौजूद होता है जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। उस आवाज को सुनते ही लीसा के अंदर एक नई उम्मीद जाग जाती है। वह पूरी ताकत समेटकर उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक उसके ठीक नीचे फर्श खुल जाता है और वहां उबलते हुए तेजाब से भरा एक गड्ढा नजर आता है। लीसा तेजाब में गिरने से बाल बाल बच जाती है। वह तेजाब इतना खतरनाक होता है कि कुछ ही सेकंड में मजबूत लोहे को भी पिघला सकता है। लीसा जल्दी से अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ती है और उसे टेस्ट करने के लिए तेजाब में डाल देती है। कपड़ा कुछ ही सेकंड में काली राख में बदल जाता है। यह देखकर लीसा और भी ज्यादा संभलकर आगे बढ़ने लगती है। वह अपने हाथों और पैरों को गड्ढे के किनारों पर टिकाकर धीरे धीरे उस जगह को पार करने लगती है, लेकिन तभी उसका घुटना गलती से तेजाब को छू लेता है। तेज दर्द के कारण लीसा जोर से चीख उठती है। हालांकि उसके सूट की वजह से उसका घुटना गलने से बच जाता है, लेकिन वहां एक गहरा जख्म बन जाता है। दर्द के बावजूद लीसा देखती है कि मदद की आवाज अब काफी पास से आ रही है। वह अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए फिर से आगे बढ़ती है और आखिरकार एक लोहे की ग्रिड के पास पहुंच जाती है। उससे कुछ दूरी पर एक और ग्रिड होती है जिसके पीछे एक आदमी बंद होता है। उस आदमी ने भी बिल्कुल लीसा की तरह वही सूट पहना होता है और उसके हाथ में भी वैसी ही घड़ी बंधी होती है। लीसा उससे कहती है, मेरी बात सुनो, हम दोनों यहाँ फंसे हुए हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो शायद यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन वह आदमी काफी लंबे समय से उस सुरंग में फंसा होता है और उसकी मानसिक हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी होती है। कभी वह लीसा को गालियां देने लगता है तो कभी अचानक उससे माफी मांगने लगता है। वह डरते डरते कहता है कि ये लोग जल्द ही वापस आएंगे और हम दोनों को मार देंगे। ये कहते कहते वह आदमी जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी लीसा देखती है कि उसके हाथ में बंधी घड़ी में अचानक 60 सेकंड की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। उसी पल दीवारों में लगे हीटिंग पाइप्स फिर से बाहर निकल आते हैं और इस बार जो सेफ सेक्शन खुलता है वो लीसा और उस आदमी के ठीक बीच में होता है। लेकिन उस सेक्शन में सिर्फ एक ही इंसान के छिपने की जगह होती है। अब साफ था, या तो लीसा बचेगी या फिर वह पागल आदमी। अगले ही पल दोनों के सामने लगी लोहे की ग्रिड हट जाती है और दोनों जान बचाने के लिए पूरी ताकत से उस सेक्शन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। दोनों एक ही साथ सेक्शन तक पहुंच जाते हैं और वहीं पर उनके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। कभी लीसा उस आदमी को बाहर धकेल देती है तो कभी वह पागल आदमी लीसा को सेक्शन से बाहर निकालने लगता है। दोनों के बीच मौत की लड़ाई चल रही होती है और घड़ी की काउंटडाउन तेजी से खत्म हो रही होती है। जैसे ही आखिरी कुछ सेकंड बचते हैं, लीसा पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को जोरदार लात मारती है और उसे सेक्शन से बाहर फेंक देती है। वह आदमी लीसा के पैर पकड़कर उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी 60 सेकंड पूरे हो जाते हैं और सेक्शन का शीशे वाला दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा बंद होते ही उस आदमी का हाथ कटकर वहीं रह जाता है और दर्द से वह जोर जोर से चीखने लगता है। उसी वक्त लीसा की नजर उसके कटे हुए हाथ पर पड़ती है जहां एक क्रॉस का टैटू बना होता है। उस टैटू को देखते ही लीसा को सब समझ आ जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही सीरियल किलर एडमम था जिसने उसे कार में बेहोश किया था। अब लीसा की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। पहले उसे लग रहा था कि एडमम ने इस आदमी को यहाँ कैद कर रखा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि एडमम खुद भी इस मौत के खेल में फंसा हुआ था। तभी लीसा की घड़ी में 11 मिनट का टाइम पूरा हो जाता है और हीटिंग पाइप्स से निकलती तेज आग कुछ ही सेकंड में एडमम को पूरी तरह राख में बदल देती है। अपनी आंखों के सामने एडमम की इतनी भयानक मौत देखकर लीसा डर के मारे कांपने लगती है। कुछ देर बाद सेक्शन के अंदर एक छोटी सुरंग खुलती है और वहां से एक अजीब सा रोबोट बाहर आता है। उसका चेहरा किसी डरावने स्कल जैसा होता है। वह रोबोट लीसा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि उसके तेजाब से जले हुए घुटने को ठीक कर देता है। लीसा उससे पूछती है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो। जवाब में उस रोबोट के मुंह से एक टूल बाहर निकलता है जो सीधे लीसा के सूट से कनेक्ट हो जाता है। उसी पल लीसा को सारे फ्लैशबैक याद आने लगते हैं। वह देखती है कि कार में एडमम के साथ उसकी बहस हुई थी। एडमम की सच्चाई सामने आने के बाद दोनों में झड़प हुई थी और एडमम ने उस पर चाकू से सीने पर वार करके उसे कार से बाहर फेंक दिया था। मरने से ठीक पहले लीसा को आसमान से उसकी तरफ आती एक तेज सफेद रोशनी दिखाई दी थी। तभी लीसा वापस प्रेजेंट में लौट आती है। अब उसे समझ आ जाता है कि इन एलियंस ने ही उस दरिंदे एडमम से उसकी जान बचाई थी और उसे यहाँ लाए थे। लेकिन वे उसे यहाँ क्यों लाए थे यह बताए बिना ही वह रोबोट वहां से चला जाता है। लीसा यह भी समझ जाती है कि ये जो भी हैं वे उसे मारना नहीं चाहते, बस उसे इस खतरनाक गेम को पूरा करना होगा, तभी वह यहाँ से बाहर निकल पाएगी। ये सोचकर लीसा आगे बढ़ने के लिए उस
उस चेम्बर से बाहर निकल आती है। वहीं पास में एडमम का कटा हुआ हाथ पड़ा होता है। उसी वक्त लीसा की नजर उस कटे हुए हाथ पर बने टाइमर के नीचे कुछ अजीब से सिंबल्स पर पड़ती है। वह उन सिंबल्स का मतलब समझने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी एक घूमता हुआ तेज पंखा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए लीसा पीछे हटती है और बाल बाल बचते हुए एक छोटे से छेद से ऊपर की सुरंग में चढ़ जाती है। तभी उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज एक जगह आकर रुक जाती है और उसी जगह सुरंग का ढक्कन खुलता है। वहां से एक भयानक सा क्रिएचर नीचे उतरता है। दिखने में वह इंसान जैसा होता है, लेकिन उसकी हरकतें जानवरों जैसी होती हैं। उसका पूरा शरीर जला हुआ होता है और उसकी आंखें सफेद पत्थर की तरह चमक रही होती हैं। तभी लीसा की नजर उसके कटे हुए हाथ पर पड़ती है। उस हाथ को देखते ही लीसा समझ जाती है कि यह कोई और नहीं बल्कि एडमम ही है, जो जलने के बाद एक राक्षस में बदल चुका है। अब वह लीसा को मारना चाहता था। एडमम की आंखें जल चुकी होती हैं, इसलिए वह लीसा को देख नहीं सकता, लेकिन उसकी आवाज साफ साफ सुन सकता था। लीसा चुपचाप बेहद सावधानी से आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक उसके हाथ में बंधी घड़ी फर्श से टकरा जाती है और एक हल्की सी आवाज गूंज उठती है। बस यही आवाज एडमम के लिए काफी थी। उसे लीसा की मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वह पागलों की तरह उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। एडमम लीसा को पकड़ने ही वाला होता है कि ऐन वक्त पर लीसा एक पतली सी सुरंग में फिसलकर दूसरी तरफ निकल जाती है। अपनी जली हुई आंखों की वजह से एडमम उस तंग सुरंग को पार नहीं कर पाता और वहीं रुक जाता है। सुरंग से निकलकर लीसा एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां उसके सामने दो रास्ते थे। कुछ पल के लिए वह कंफ्यूज हो जाती है कि किस रास्ते को चुने। काफी सोचने के बाद भी जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वह अंदाजे से लेफ्ट वाली सुरंग में घुस जाती है। उस सुरंग के बाहर एक कमरा था जिसकी चारों दीवारें कांच की बनी हुई थीं। उन दीवारों पर लीसा को अपनी पूरी जिंदगी की झलकियां दिखने लगती हैं, अपने जन्म से लेकर माँ बनने तक की सारी यादें। वहीं उसे यह भी दिखाई देता है कि कैसे उसकी एक छोटी सी लापरवाही की वजह से उसकी बेटी की जान चली गई थी। यह देखकर लीसा टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर छत की तरफ जाती है जहां से एडमम एक बार फिर उसकी ओर बढ़ रहा था। घबराकर लीसा वहां से भागती है और किसी तरह दूसरी सुरंग में पहुंच जाती है। इस सुरंग के अंत में जो नजारा था उसने लीसा को नई ताकत दे दी। बाहर खुला नीला आसमान चमक रहा था। आजादी इतनी करीब देखकर उसके अंदर फिर से जीने की चाह जाग उठती है। लेकिन उस आजादी तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उसे कांटेदार तारों से भरे एक रास्ते से गुजरना था और उसकी घड़ी में अब सिर्फ 60 सेकंड बचे थे। अगले ही पल दीवारों से हीटिंग पाइप्स बाहर निकल आते हैं जो टाइम खत्म होते ही पूरी जगह को आग से भर देने वाले थे। बिना एक पल गंवाए लीसा उन कांटेदार तारों के नीचे से रेंगने लगती है। कांटे उसकी पीठ में धंस जाते हैं, उसकी चमड़ी फट जाती है और खून बहने लगता है। दर्द असहनीय था, लेकिन लीसा रुकती नहीं है और धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ती रहती है। पीछे सुरंग में एक चेंबर खुलता है जिसमें एडमम तुरंत जाकर छिप जाता है। अब आग का सैलाब आने ही वाला था। इधर खून ज्यादा बह जाने की वजह से लीसा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। तभी 60 सेकंड पूरे होते हैं और चारों ओर आग बरसने लगती है। इससे पहले कि आग लीसा को अपनी चपेट में ले, उसके ठीक नीचे एक दरवाजा खुलता है और वह नीचे बने एक चेंबर में गिरकर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब लीसा की आंख खुलती है तो वह यह देखकर सन्न रह जाती है कि वह फिर से उसी जगह आ चुकी है जहां से उसने यह पूरा सफर शुरू किया था। अब तक की सारी मेहनत बेकार हो चुकी थी। यह एहसास उसे पूरी तरह तोड़ देता है। तभी वही रोबोट उसकी मरहम पट्टी करने के लिए फिर से आता है, लेकिन इस बार लीसा उसे रोक देती है। वह कहती है कि अब वह दोबारा यह सब सहने की ताकत नहीं रखती और सिर्फ मरना चाहती है। रोबोट उसकी बात मान लेता है और उसके मुंह से एक इंजेक्शन निकलकर लीसा की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक लीसा को एडमम के कटे हुए हाथ पर बने निशान याद आ जाते हैं। वह समझ जाती है कि वही निशान यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। वह अपने खून से दीवार पर वही निशान बनाने लगती है। ध्यान से देखने पर उसे एहसास होता है कि ये निशान दरअसल एरो थे जो रास्ते की दिशा बता रहे थे। पहला एरो लेफ्ट की ओर मुड़ा हुआ था, यानी पहली दो सुरंगों में से लेफ्ट वाली चुननी थी। दूसरा एरो राइट की तरफ था, मतलब अगली बार राइट वाली सुरंग में जाना होगा। लीसा को यकीन हो जाता है कि उसकी घड़ी के नीचे बने सिंबल्स भी यही संकेत दे रहे होंगे। ये समझते ही उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग उठती है। वह रोबोट से अपने जख्म ठीक करने को कहती है। मरहम पट्टी होते ही लीसा एक नई हिम्मत और नई उम्मीद के साथ एक बार फिर उन खतरनाक टनल्स की तरफ
तरफ बढ़ जाती है। लीसा पहले भी इन सुरंगों से गुजर चुकी थी, इसलिए इस बार वह बिना रुके बड़ी आसानी से आगे बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वह उसी तेजाब से भरे गड्ढे के पास पहुंचती है, जहां वह अपनी घड़ी को तेजाब में डालकर जला देती है और उसे अपनी कलाई से अलग कर लेती है। घड़ी हटते ही उसकी कलाई पर भी ठीक वैसे ही सिंबल्स दिखाई देते हैं जैसे एडमम के हाथ पर बने हुए थे, बस उनमें थोड़ा सा फर्क था। लीसा जली हुई घड़ी को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां उसने पहली बार 2 सुरंगों में से लेफ्ट वाली सुरंग चुनी थी। लेकिन इस बार कलाई पर बने सिंबल साफ बता रहे थे कि सही रास्ता राइट वाली सुरंग है। वह बिना देर किए राइट वाली सुरंग में घुस जाती है। आगे चलकर उसे फिर 2 और सुरंगें मिलती हैं जिनमें सही रास्ता लेफ्ट वाली थी। इसी तरह लीसा हर बार अपनी कलाई पर बने निशानों की मदद से सही रास्ता चुनते हुए आगे बढ़ती जाती है, लेकिन तभी एक बार फिर एडमम उसके पीछे पड़ जाता है। लीसा समझदारी दिखाते हुए उसे गुमराह करने के लिए एक सुरंग के अंदर अपनी घड़ी फेंक देती है और खुद दूसरी सुरंग में छिप जाती है। घड़ी की आवाज का पीछा करते हुए एडमम उसी सुरंग में घुस जाता है। एडमम के जाते ही जब लीसा अपनी कलाई पर बने सिंबल्स को ध्यान से देखती है तो उसे एहसास होता है कि उसने एडमम को जिस सुरंग में भेजा था वही असल में सही रास्ता था। यह देखकर लीसा पूरी तरह घबरा जाती है। अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचता, इसलिए वह हिम्मत जुटाकर उसी टनल में घुस जाती है जहां एडमम मौजूद था। यह टनल बेहद अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी विशाल जानवर के पेट के अंदर हो। लीसा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और थोड़ी दूर जाकर उसे अपनी घड़ी जमीन पर पड़ी हुई दिखती है, लेकिन वहां एडमम भी मौजूद होता है। एडमम अब देख नहीं सकता था, इसलिए लीसा चुपचाप उसकी घड़ी उठा लेती है। लेकिन तभी घड़ी में बचे हुए 60 सेकंड का अलार्म बज उठता है। उस आवाज से एडमम को लीसा की मौजूदगी का पता चल जाता है और वह फिर से उसका पीछा करने लगता है। जान बचाने के लिए लीसा उसी रास्ते से वापस भागने लगती है। घड़ी में 60 सेकंड की काउंटडाउन शुरू हो चुकी थी और सुरंग की दीवारों से हीटिंग पाइप्स बाहर निकल आते हैं। उसी दौरान एक बचाव चैम्बर भी खुल जाता है। लीसा फुर्ती से उस चैम्बर में जाकर छिप जाती है। एडमम भी वहां तक पहुंच जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि शीशे का दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर से लीसा एडमम को चिढ़ाने के लिए मिडिल फिंगर दिखाती है, लेकिन इस बार किस्मत उसका साथ नहीं देती। आग बरसाने वाले हीटिंग ट्यूब्स बिना आग छोड़े ही वापस अंदर चले जाते हैं और चैम्बर का दरवाजा भी खुल जाता है। अगले ही पल एडमम लीसा पर टूट पड़ता है। लीसा भी पूरी ताकत से उससे लड़ती है और अपने पैरों से एडमम के सिर को दबा देती है। उसी वक्त चैम्बर की दीवार भी लीसा को आगे की ओर धकेलने लगती है, जिससे एडमम का सिर बुरी तरह कुचल जाता है। आखिरकार लीसा को उस शैतान से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। अब लीसा आगे बढ़ती है, जहाँ उसे फिर से 2 रास्ते दिखाई देते हैं। उसकी कलाई पर बने सिंबल्स साफ बताते हैं कि उसे राइट वाली सुरंग से जाना है और यही उस भूल भुलैया की आखिरी सुरंग है। लेकिन तभी लेफ्ट वाली सुरंग से एक लड़की बाहर आती है। उसे देखते ही लीसा की आंखें भर आती हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी नीना होती है। नीना की मौत के बाद से ही लीसा ने जीना छोड़ दिया था और उसकी बस यही ख्वाहिश थी कि वह एक बार फिर अपनी बेटी से मिल सके। आज आखिरकार उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो गई थी। नीना अपनी माँ से कहती है कि अब मुझे दोबारा अकेला मत छोड़ना। लीसा जवाब देती है कि नहीं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इस पर नीना उसे अपने साथ लेफ्ट वाली सुरंग में चलने को कहती है। रोते हुए लीसा कहती है, नीना, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम पहले ही मर चुकी हो और मेरी मंजिल दूसरी सुरंग में है। इतना कहकर लीसा दिल पर पत्थर रखकर वहां से चली जाती है। पीछे से नीना उसे पुकारती रहती है, लेकिन लीसा बिना मुड़े आगे बढ़ जाती है। बाहर निकलते ही लीसा फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद बिना एक पल गंवाए वह राइट वाली सुरंग में घुस जाती है, जहां सुरंग के आखिर में उसे खुला हुआ आसमान दिखाई देता है। खुला आसमान देखकर लीसा खुशी से भर जाती है और तेजी से आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी उसके रास्ते में 3 विशाल लोहे के ब्लेड आ जाते हैं, जो लगातार बेहद तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे। इन ब्लेड्स को पार करने का मतलब था खुद को टुकड़ों में कटवा लेना, लेकिन लीसा के पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। उसे हर हाल में यहाँ से बाहर निकलना था। लीसा ध्यान से ब्लेड्स को देखने लगती है और गौर करती है कि पहला ब्लेड हर 4 सेकंड में एक बार नीचे आ रहा है। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचती है और जैसे ही ब्लेड ऊपर जाता है, 4 सेकंड पूरे होने से पहले ही झट से उसके पार निकल जाती है। इसके बाद वह दूसरे ब्लेड के सामने पहुंचती है। दूसरा ब्लेड हर 3 सेकंड में नीचे आ रहा था। लीसा हिम्मत जुटाती है और सही मौके का इंतजार करके उसे भी पार कर लेती है। अब सामने था तीसरा और आखिरी ब्लेड, जो सिर्फ 2 सेकंड में ऊपर नीचे हो रहा था। इसे पार करना लगभग नामुमकिन था, लेकिन आजादी की चाहत में लीसा रिस्क लेती है और आगे बढ़ जाती है। वह ब्लेड को पार तो कर लेती है, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर ब्लेड के बीच में आ जाता है और बुरी तरह कट जाता है। लीसा दर्द से
तड़प उठती है। उसके पैर से लगातार खून बह रहा होता है। इसके बावजूद वह खुद को संभालते हुए दर्द की परवाह किए बिना सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंच जाती है। वहां उसे सामने खुला हुआ आसमान दिखाई देता है। लीसा राहत की सांस लेती है और जैसे ही वह बाहर निकलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसका हाथ सामने लगी एक स्क्रीन से टकरा जाता है। दरअसल वह खुला आसमान असल में एक वीडियो था। यह देखकर लीसा पूरी तरह टूट जाती है। मायूस होकर वह कहती है, मैंने वो सब कुछ किया जो मुझसे करने को कहा गया था। इसके बाद वह पागलों की तरह हंसने लगती है। तभी सुरंग से हीटिंग पाइप्स बाहर निकल आते हैं क्योंकि 11 मिनट का टाइम अब खत्म होने वाला था। इस बार लीसा बिल्कुल शांत हो जाती है और सुकून से मौत का इंतजार करने लगती है। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। हीटिंग पाइप्स बिना आग बरसाए वापस अंदर चले जाते हैं। तभी सुरंग का ऊपरी हिस्सा खुल जाता है और एक तेज रोशनी सीधे लीसा पर पड़ती है। उसका शरीर अपने आप हवा में उठने लगता है और वह उस रोशनी में समा जाती है। कुछ देर बाद जब लीसा की आंख खुलती है तो वह खुद को एक खूबसूरत झरने के किनारे पाती है। ये दृश्य देखकर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। वहाँ नीना भी मौजूद होती है। लीसा नीना से पूछती है, क्या मैं मर चुकी हूँ? इस पर नीना जवाब देती है, तुम्हारा शरीर एक बार नहीं बल्कि अब तक कई बार मर चुका है। लीसा फिर पूछती है, अब यहाँ मुझे क्या करना है? नीना मुस्कुराते हुए कहती है, यहाँ तुम्हें बस जीना है और कुछ नहीं। यही हमें समझ आता है कि जहाँ लीसा अब मौजूद है वह कोई आम दुनिया नहीं बल्कि उससे कहीं अलग किसी स्वर्ग जैसी खूबसूरत जगह है। अगर इस फिल्म को शॉर्ट में समझा जाए तो जब लीसा एडमम के साथ कार में सफर कर रही थी, उसी वक्त एडमम ने उस पर चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद लीसा सीधे नर्क पहुंचती है जहां वह अपनी सजा भुगतती है और उसके पाप धुल जाते हैं और आखिर में सब कुछ सहने के बाद वह स्वर्ग तक पहुंच जाती है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है।